हाय गाइस, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के फोर्थ पार्ट की चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा आपने पिछले पार्टों में देखा कि हमारी जो चर्चाएं हुई थी, हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो वेग नियम और अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड हुआ। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोग चर्चा किए थे, अभिक्रिया की कोटि से चर्चा किए थे। तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के कई सारे तरीके आपने देखे कि जैसे वेग नियम दिया जाए तो वेग नियम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब वेग नियम से अभिक्रिया की कोटि अगर ज्ञात करनी है तो अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग कर देते हैं, उससे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेते हैं। यदि कोई वेग स्थिरांक दिया है तो वेग स्थिरांक की सहायता से कोटि ज्ञात करने के लिए हमारा सीधा सा केस ये है कि हम लोग उसके मात्रक को देखते हैं। जैसा मात्रक होता है, मात्रक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी के अनुसार बता देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे किसी अभिक्रिया की कोटि का जो मात्रक होता है, मात्रक को कैसे ज्ञात करते हैं? उसका जो फॉर्मूला होता है मोल लीटर इनवर्स मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 और सेकेंड इनवर्स होता है। वहां पे n की वैल्यू पुट करते हैं। n का मान अगर 0 रखोगे तो शून्य कोटि होगा, n का मान 1 रखोगे तो प्रथम कोटि होगा, n का मान 2 रखोगे तो द्वितीय कोटि होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि उसी चैप्टर में उसी के आगे जस्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इनके सॉल्व करने के बाद हम लोग एक नई टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे। तो पहले इन क्वेश्चनों को ध्यान दें एक बार। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे कर पाना। जैसे क्वेश्चन है, यदि A का B में रूपांतरण द्वितीय कोटि का है तो यदि A की सांद्रता 3 गुनी कर दे तो अभिक्रिया वेग एवं B की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना यहाँ से कि A गिव्स क्या है बेटा B। ठीक है, यहाँ से वेग मिलेगी, वेग बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर क्या होगा स्क्वायर। अब आप कहेंगे कहां से आया, तो यह बताया गया है A का B में रूपांतरण द्वितीय कोटि का है। द्वितीय कोटि का होगा तो इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता कितनी रखनी पड़ेगी, 2, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि है। तो यहाँ पे एक ही अभिकारक का 2 घात लगे, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, 2। यहाँ से 2 रख दिया मैंने, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A की सांद्रता कितनी गुनी करनी है, 3 गुनी करनी है। ठीक है, यहाँ से देखना वेग बराबर A, ये हो जाएगा 3 कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगा इस तरह। अभी होगा कितना, 3 का कितना होगा 9, 9 के कंसंट्रेशन ऑफ A का कितना होगा स्क्वायर। इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया वेग कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो या हाँ दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया वेग 9 गुना हो जाएगा, B की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी, 9 गुना, क्योंकि जो अभिकारक है वो क्या होगा, बाद में चेंज हो रहा है, इसलिए क्या होगा, लिखोगे आप सीधे सीधे अभिक्रिया वेग कितना होगा, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जस्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा क्या है, लंबा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन। लिखेंगे कि दिए गए आंकड़े के आधार पर वेग नियम एवं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। ये अब इसके आंकड़े कुछ इस तरह से है, प्रयोग संख्या। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है, देखो दिए गए आंकड़े के आधार पर आपको वेग नियम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। इसका जो रिएक्शन है, बेसिक रिएक्शन है ये है A टू B, A प्लस B गिव्स क्या है, C प्लस D। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से,
ए की जो सांद्रता है वो किसमें है बेटा, मोल पर लीटर, ठीक है। बी की सांद्रता किसमें बेटा, ये भी क्या है, मोल पर लीटर, ठीक है। अब थोड़ा देखना ध्यान से, यहाँ पे वेग, वेग मतलब के, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक जो होगा किसमें होगा, मोल लीटर इनवर्स, फिर किसमें होगा, सेकेंड इनवर्स, ये इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इनकी जो वैल्यू है हम लोग कैसे रखते हैं, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। जैसे प्रयोग संख्या 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से ए की सांद्रता कितनी है, ए की सांद्रता देखो 1 2 2 है, ए की सांद्रता है 2 कितनी है, 4 है, मतलब ए की सांद्रता, ये तीन सारे एक्सपेरिमेंट है। ऐसा जो वेग स्थिरांक है ये है 2 × 10⁻⁴, इसका है 4 × 10⁻⁴, ऐसा है 8 × 10⁻⁴, ये सारे मान दे देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं देखता हूँ। अब थोड़ा सा देखो कि हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसका हम लोग एकदम शॉर्टकट तरीका देखेंगे, ठीक है। एक तो बहुत लंबा तरीका होता है देखने का, हल करने का, इसका हम शॉर्टकट तरीका देखते हैं कि देखो ध्यान से पहले देखना, देखो जैसे यहाँ पे वेग लिखेंगे आप, वेग बराबर क्या होगा, a कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर क्या होगा y। ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का क्या है, तरीका है। अब यहाँ से देखना कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इनको 1 by 1 करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखते हैं कि पहले से निकल देखिए नंबर 1, देखो नंबर 1 के लिए क्या होगा, वेग क्या है, यहाँ पे वेग है, ठीक है। तो वेग कितना होगा, नंबर 1 से निकलेगा 2 × 10⁻⁴ बराबर a कंसंट्रेशन ऑफ a का मान कितना है 1 टू द पावर x, फिर क्या है 2 टू द पावर क्या होगा बेटा y। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये तो फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड देख, दूसरे के लिए, दूसरे का वेग क्या है 4 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा a कंसंट्रेशन कितना होगा 2 टू द पावर x, और फिर क्या होगा 2 टू द पावर क्या होगा y, ठीक है। तीसरे के लिए देखना, थर्ड के लिए कितना होगा 8 × 10⁻⁻ कितना होगा बेटा 4, ये हो जाएगा a कंसंट्रेशन ऑफ कितना होगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर x, ये हो जाएगा कितना 4 टू द पावर y। इस तरह से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इनको नोट कर देते हैं। अब हम लोग करना क्या है आगे कि 2 में 1 की भाग करनी है, इस तरह से 1 by 1 एक दूसरे में डिवाइड करके हम लोगों को जो ये पावर लगी है बताना, x और y की वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन को चलते हम लोग इसमें लगाते हैं, तो आप कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा देखना, ध्यान से देखना, लिखेंगे समीकरण 2 एवं 1 से, होता क्या है, समीकरण 2 में 1 की भाग देते हैं, ठीक है। देखो भाग में कितना आता है, देखो 4 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा कितना बेटे 2 × 10⁻⁴, बराबर देखो k/k हो जाएगा 2 टू द पावर x, और फिर क्या होगा, इसको संख्यात्मक रूप में लिखो 2 पावर x, फिर कितना होगा, और 2 पावर कितना है y, ठीक है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 1 पावर x, फिर क्या है 2 पावर y, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कैसे कैंसिल होगा, 2 दूनी कितना हो गया 4, 10 घाती -4, 10 घाती -4 से कैंसिल होगा, ये कितना बचा 2, यहाँ से कितना होगा 2/1 कर दो, ये पावर कितना हो गया x, ये कितना होगा 2/2 टू द पावर कितना होगा 1। देखो ये कटेगा 1 आएगा, 1 की घात में कुछ भी हो तो वैल्यू कितनी आती है 1, ठीक है। यहाँ से देखना 2 बराबर कितना होगा 2 की घात में कितना हो गया, 2 में 1 की भाग देंगे तो भिन्न वैल्यू आने वाली, तो 2 की घात में x हो गया, इनटू क्या होगा 1, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अब 2 की घात में x है, यहाँ 2 की घात में कुछ नहीं, हम लोग 1 मानेंगे, तो घातांकों की बराबरी करेंगे तो
तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी x बराबर a, इसका मतलब जो वेग नियम है, वेग नियम में x का मान कितना हमको मिल गया a, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग जब अगला देखते हैं, अब हम लोग करेंगे दूसरे और तीसरे के आधार पर, ठीक है। अब लिखो बेटा समीकरण 2, 3 से, समीकरण 2 और 3 से डिवाइड करते हैं इसको। देखो 8 × 10⁻⁻4 अपॉन 4 × 10⁻⁻4 बराबर, डायरेक्ट देखते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्टली देखोगे तो देखो यहाँ से के को कैंसिल कर देना पहले, 2 कितना है, दोनों 2 है, इसको आप लिख दो कि के तो है ही है, 2/2 क्या होगा x, और नीचे क्या है और देखो हमने काम क्या करा, 3 में 2 की बात देंगे, इसका मतलब 4 बटे कितना होगा 2, ये हो जाएगा 4/2 क्या होगा y। यहाँ से देखना k से क्या कैंसिल, 10⁻⁻4 से कैंसिल, 4 में कितना हो गया 8, 2 हो गया, यहाँ से कट गया 1, तो 1⁻x क्या होगा, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी, मतलब x का मान तो आप देखिएगा तो 1 है और यहाँ पे 1 हो गया है, ये वैल्यू तो मूल रूप से रिमूव हो गया 1 के रूप में, बचा क्या हो गया, तो आप देखो इसको 2 गुनी कितना कर दो 4, कितना बचा 2 पावर कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया, ये हो गया 2 पावर y। यहाँ से 2 के घात कुछ नहीं है, मतलब कितना मानेंगे 1, यहाँ 1 मान लिया, यहाँ से इनको इक्वल कर दो घातों की बराबरी, तो y बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ से दोनों हमको पता चल गए y बराबर कितना हो गया 1, तो वेग नियम क्या हो गया, यहाँ से आप लिखेंगे वेग बराबर k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर कितना हो गया 1, कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर कितना हो गया 1। ये जो वैल्यू x और y की वैल्यू हमको कहाँ से मिल गई, यहाँ से इन दोनों जगहों से मिल गया, ये 1 और 1 हो गया। अब इसमें 2 चीजें पूछी थी कि वेग नियम क्या होगा और अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो वेग नियम तो आपने देख लिया कि वेग नियम ही है, अब अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांकों का योग, तो अभिक्रिया की कोटि, तो यहाँ से कोटि बराबर होगा 1 + 1 बराबर कितना होगा 2, ये अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। अब इसकी यूनिट को भी लिख सकते हो, ठीक है, अब वो उस पर लिखेगा, ठीक है। आप नोट करो फिर हम लोग आगे प्रश्न कर सकते हैं, नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन, सेम इसी तरह का, ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, पिछले क्वेश्चन से मैच करता हुआ क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि अभिक्रिया A + B gives C + D, ठीक है। अभिक्रिया क्या है, यदि अभिक्रिया A + B = क्या है C + D है, यदि इसमें अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की हो तो ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन है यदि अभिक्रिया A + B = क्या है C + D है, यदि इसमें अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि तथा B के प्रति क्या है द्वितीय कोटि की है, तो ज्ञात करो। सबसे पहला ऑप्शन इसका है A, पहला ऑप्शन है वेग नियम, ठीक है, एक तो ये ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है,
ए की सांद्रता 2 गुनी, ए एवं बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया वेग ज्ञात करो। अभिक्रिया वेग एक क्रिया ज्ञात करना है। सी ऑप्शन है बी की सांद्रता आधी करने पर अभिक्रिया वेग ज्ञात करो। अभिक्रिया वेग ज्ञात करो। एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। देखो क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है कि यदि अभिक्रिया a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है c प्लस डी, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, क्वेश्चन है कि यदि अभिक्रिया a प्लस बी इक्वल्स टू c प्लस डी, यदि इसमें अभिक्रिया a के प्रति प्रथम कोटि और b के प्रति क्या है द्वितीय कोटि की है, तो ज्ञात करो वेग नियम। तो देखना सीधे सीधे कैसे वेग नियम लिखते हैं हम लोग। यहाँ देखो वेग नियम ज्ञात करने के लिए इसका सॉल्यूशन जो है, वेग नियम को जैसे कह रहा है वैसे करना। वेग बराबर k कंसंट्रेशन a टू द पावर और b टू द पावर। देखो a के प्रति प्रथम कोटि तो a की घात कितनी होगी 1, अब b के प्रति क्या है द्वितीय कोटि तो b की घात कितनी होगी 2। ये हो गया कैसे वेग नियम। तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं, बी वाला पार्ट की चर्चा करते हैं। तो देखो बी वाला पार्ट ये है कि आपने देखा वेग बराबर क्या है a k, ये क्या हो गया k और क्या हो गया b टू द पावर हो गया 2। अब यहाँ से a की घात 1 है तो हम लिखे चाहे ना लिखे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ से कि वेग बराबर क्या है k a टू द पावर और a टू द पावर 1 b टू द पावर 2। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, a और b की सांद्रता को 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। देखो वेग बराबर k टू कंसंट्रेशन ऑफ a, एक तो पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या है b की सांद्रता कितनी 2 गुनी करने पर, तो ट्वाइस कंसंट्रेशन ऑफ b का क्या होगा इसका, ठीक है। सांद्रता 2 गुनी करने पर ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया ऐसे, वहां से 2 गुनी कितना हो गया 4, ठीक है। तो और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b का क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया 4 गुनी 8 कंसंट्रेशन ऑफ a अब कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर। इसका मतलब कि अब a और b की सांद्रता को जब हम 2 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा 8 गुना होगा, ठीक है। तो आप देखो सीधा इसका आंसर कितना होगा 8 गुना हो जाएगा, इसका इक्वेशन, ठीक है। इसके सी पार्ट में हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि b की सांद्रता को आधी कर देंगे, a की सांद्रता को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ b की सांद्रता को कह रहा है आधा करने का। देखो वेग बराबर क्या होगा k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, ये हो जाएगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ b का, ये क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा देखो स्क्वायर करोगे 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा, तो यहाँ से क्या होगा 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b का क्या हो गया स्क्वायर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि b की सांद्रता को आधा करने पर जो वेग होगा वो कैसा होगा चौथाई हो जाएगा। तो आप देखिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा चौथाई हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। सीधे सीधे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ते हैं वेग नियम क्या लिखते हैं, वेग बराबर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा के सांद्रता a और b की सांद्रता है, तो a और b की सांद्रता घातांक दिया है उसने, अभिक्रिया की कोटि दी हुई है,
देखो A की प्रति प्रथम कोटि, B की प्रति द्वितीय कोटि, तो जितना मान देता है उतनी उसके घात में हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो A की घात में हमने क्या लिख दिया था, यहाँ से देखा A की घात में 1, B की घात में 2, तो A की घात में 1 या लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने लिखा था, अब इसमें पहला पार्ट हमने यूं हल कर दिया, बी पार्ट में ये कहा था कि दोनों की सांद्रताओं को 2 गुना करो, तो दोनों की सांद्रताएं 2 गुना किए, तो आपने देखा कि दोनों की सांद्रताएं 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाता है, जस्ट 8 गुना हो जाता है। और इसके दूसरे पार्ट में ये कहा था कि बी की सांद्रता को आधा कर दो, तो जैसे ही आपने बी की सांद्रता आधा कर दी थी, अभिक्रिया का वेग कितना हो गया था, चौथाई। तो ये सारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब कॉपी करना है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नए टॉपिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। एक नई टॉपिक हमारी है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा आसान से टॉपिक है कि अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है। जैसे देखो ये कॉमन सा फर्क क्या है, एक चीज समझना कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता में कॉमन सा फर्क यही है कि अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की जो कोटि है ना, वो एक एक्सपेरिमेंटल मतलब कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रायोगिक अवधारणा है, पर जो अभिक्रिया की आणविकता होती है एक थ्योरेटिकल, मतलब आप यूं कह सकते हो एक सैद्धांतिक अवधारणा है कि जो हम लोग रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है वही क्या कहलाती है, उसकी आणविकता कहलाती है, ठीक है। अब देखो उसका कारण है आणविकता की एक बात यह है कि आणविकता कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 या 3 से कम ही होती है। तो इसका क्या कारण है कि आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, उसका कारण है कि जब हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे, टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे, तो टक्कर सिद्धांत में ये बताया जाता है कि जैसे 3 से ज्यादा जो है अणु मतलब अणु परमाणु में आयन आपस में टकरा नहीं सकते, इसलिए इस कभी भी आणविकता जो है 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लिखोगे किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में अणु परमाणु आयनों हाँ देखो हम लोग आणविकता कर रहे हैं, तो आणविकता में क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है ना, वही आणविकता कहलाती है। तो जैसे किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु या आयनों की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। तो आणविकता क्या है, एक सैद्धांतिक अवधारणा है। तो आणविकता जब सैद्धांतिक अवधारणा है, इसका मतलब कि हम आणविकता को देख के बता सकते हैं। जैसे देखना कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या होगा, ट्वाइस H3। इसका मतलब एक हाइड्रोजन का अणु एक क्लोरीन का अणु, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, आणविकता हो गई कितनी, 2। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है, देखो NH4 NO2 अमोनियम नाइट्रेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करोगे तो ये बनता है क्या, N2 का प्लस क्या होगा 2H2, ठीक है, वाटर। यहाँ पे आणविकता कितनी, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। क्यों, अब देखो सीधे सीधे इसकी एक हम भाग लिया है, जस्ट इसके आगे हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा देखो जरा भी, जैसे देखो इसका अगला एग्जांपल ट्वाइस N2O5, ठीक है।
ये हो जाएगा 4NO2 और प्लस हो जाएगा क्या तुम्हारा O2, ठीक है। इसको हीट करने पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी कितनी, 2। कैसे 2 होगी, क्योंकि आप देख लो इसके 2 अणु की ओर भाग ले रहे हैं। इसके बाद देखना जैसे CH3 COO C2H5, this is the formula of ethyl acetate. Ethyl acetate, when ethyl acetate react with water molecule then form acetic acid and alcohol। मतलब जैसे ही एथिल एसीटेट जो है वाटर के साथ अभिक्रिया करता है वो बनाता है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनाता है। बनाया क्या बेटा, CH3COOH और प्लस बनाता है हमारा क्या, C2H5OH। अब यहाँ से मॉलिक्यूलरिटी आप देख के बता सकते हो क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी, देख लो। मतलब एथिल एसीटेट का क्या है, एक अणु है और वाटर मॉलिक्यूल का एक अणु आपस में रिएक्ट किए तो अणु की संख्या हुई कितनी, 2। इसका मतलब इसकी आणविकता कितनी होगी, 2। कितनी होगी इसकी आणविकता, 2, ठीक है। ये सारे रिएक्शन होते हैं कि मतलब किसी भी रिएक्शन में हम उनकी आणविकता को कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे आणविकता को डिफाइन करेंगे। तो आणविकता आपने देखा कि एक सैद्धांतिक अवधारणा है कि जिसको हम देख करके इजीली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं तो आणविकता के दो पार्ट को डिवाइड, आणविकता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब 2 पार्ट देखेंगे तो सबसे पहले आणविकता का जो 2 पार्ट होता है, सरल कोटि की अभिक्रियाएं और जटिल कोटि की अभिक्रियाएं। तो सरल कोटि की अभिक्रिया जो होती है ना, उसको हम इजीली देख के बता सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा देखते हैं, देखना आपको कन्फर्म होगा। आणविकता के भाग, आणविकता के प्रकार, ठीक है। मतलब इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। आणविकता को 2 भाग में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट है सरल कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक पदों में संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पदों में संपन्न होती है, ठीक है। तो उनकी आणविकता को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे देख के बता सकते हैं। उनकी आणविकता को हम सीधे सीधे देख के बता सकते हैं कि इनकी आणविकता एक्चुअल में कितनी होगी। तो जो एक पदों में संपन्न होने वाली होती है उनकी आणविकता तो देख के बता सकते हैं, लेकिन जैसे जो एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उनकी आणविकता को हम इजीली देख के नहीं बता सकते। उनकी आणविकता को हम लोग इजीली देख के नहीं बता सकते। उसका कारण होता है कि वो अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। अब उसमें भी 2 चीजें हैं, कई बातें हैं कि जब एक से अधिक पद में संपन्न होंगी तो उसमें कुछ मंद पद होते हैं, अब कुछ क्या होते हैं, तीव्र पद होते हैं। तो जो किसी भी अभिक्रिया का वेग का जो निर्धारण होता है ना, वेग जो ज्ञात करते हैं ना, वो हमेशा मंद पद की सहायता से ज्ञात करते हैं, तीव्र पद की सहायता से नहीं। तो जो मंद पद होता है वही अभिक्रिया के वेग निर्धारण का क्या होता है, पद होता है, ठीक है। वहां से अभिक्रिया की कोटि भी क्या कर सकते हैं, इजिली हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ हम लोग आगे जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, अभिक्रिया मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है कई चरणों में होती है, वो रिएक्शन कैसे होते हैं। अब जैसे देखना ध्यान से, आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इजिली हमने एक चीज आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक अवधारणा है। यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता 2 आपने लिख दिया जरूर, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है। जैसे इस रिएक्शन को आप देखेंगे आणविकता इसकी 2 जरूर है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अब आणविकता के प्रकार में सबसे पहला कौन था, सरल कोटि की अभिक्रिया। तो थोड़ा सा देखते हैं सरल कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पदों में संपन्न होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पदों में संपन्न होती है, जिसका प्रथम पद ही वेग निर्धारण का पद होता है, वेग निर्धारण का पद होता
ठीक है। अब देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पदों में संपन्न होती है, जिसका प्रथम पद ही क्या होता है, वेग निर्धारण का पद होता है। तो इनकी जो कोटि होती है बहुत आसानी से दिखाई देती है, मतलब देख सकते हैं कि इनकी कोटि एक्चुअल में कितनी होती है। जैसे आप इन दोनों रिएक्शन को देखो, H2Cl2 NH4Cl, इनकी जो आणविकताएं होंगी कितनी होंगी, सीधे सीधे 2 होंगी। ठीक है, जैसे ये हो गया, देखो H2 प्लस Cl2 गिव्स क्या होगा, ट्वाइस S। इसकी कितनी होगी आणविकता, 2 होगी। तो सरल कोटि की अभिक्रियाओं में आणविकता हम लोग देख के बता सकते हैं। सरल कोटि की अभिक्रियाओं में आणविकता हम लोग क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। लेकिन जैसे कि रिएक्शन आपको लिखा जाए 5Br3 माइनस प्लस Br3 माइनस 5Br माइनस प्लस 6H, इसका जब उत्पाद बनाओगे तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 28Br2 और प्लस कितना होगा, ये हो जाएगा 28H2। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर से देखना इस रिएक्शन को। आणविकता जोड़ो तो आणविकता आप देखोगे तो कहोगे कि 5 तो ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 5 11 और ये कितना हो गया 12, जबकि आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से ज्यादा अणु आपस में टक्कर नहीं कर सकते। तो जब आणविकता 3 से ज्यादा नहीं हो सकती तो इस रिएक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगा ये जटिल कोटि की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इस रिएक्शन को क्या है, ये रिएक्शन लिखने के लिए जनरली ऐसा लिखा जाता है, लेकिन ये रिएक्शन एक से अधिक चरणों में संपन्न होता है। तो जो इसका मंद पद होता है वही वेग निर्धारण का पद होता है और उसी से इसकी आणविकता भी क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। तो एक्चुअल में इस अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। जबकि ये क्या है, एक मतलब जैसे ये है तो सैद्धांतिक, मतलब सैद्धांतिक अवधारणा है, ये कई चरणों में संपन्न होती है और जो मंद चरण है वही वेग निर्धारण का पद होता है, उसी से ज्ञात की जाती है। तो हम लोग इस पे चलते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि आप ये डेफिनेशन लिखना, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो अगले टॉपिक में चर्चा करते हैं। ठीक है।